सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे दिल्ली। राजधानी में होने वाली नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल। आज है नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का जन्मदिन आज। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके दी बधाई। बाबा केदार से की उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का बयान आया सामने। यूसीसी को लेकर के बताया कांग्रेस पे विरोध। कहा कांग्रेस का काम केवल राजनीति करना। मेरू सुमेरु पर्वत के पास फंसा तीर्थयात्री। केदारनाथ से मेरू सुमेरु पर्वत पर फंसा है तीर्थयात्री। तीर्थयात्री के लिए एसडीआरएफ जवानों के लिए किया रवाना। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा फिर हुई शुरू। मौसम साफ होने के बाद फिर शुरू की गई यात्रा। भारी बर्फबारी के चलते शुक्रवार को रोकी गई थी यात्रा। चारधाम यात्रा पर फिर पड़ी मौसम की मार। केदारनाथ रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक। उत्तराखंड मौसम पूर्वानुमान में अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हारिस। रुड़की के दुर्गा चौक स्थित कांग्रेस नेता पंकज सिंघल के कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जवाहरलाल नेहरू जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 59वीं पुण्यतिथि के अवसर पर महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ और युवा कार्यकर्ताओं ने जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी और नेहरू जी के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, इस देश के महानतम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 59वीं पुण्यतिथि थी। उसके उपलक्ष्य में महानगर कांग्रेस कमेटी ने एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की थी, जिसमें हमारे तमाम वरिष्ठ और युवा साथियों ने यहाँ आए और उन्होंने माननीय जवाहरलाल नेहरू जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और सब लोगों ने उनके बताए मार्ग पर देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए, देश के किसान के विकास के लिए उनके बताए वसूलों पर चलने का आज जो है प्रण किया। वहीं 25 मई को उत्तराखंड को वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में रेल मंत्रालय की तरफ से बड़ी सौगात मिलने के साथ ही जहां डोईवाला की जनता ने रेल मंत्री का आभार जताया, तो वहीं डोईवाला में वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ ही अन्य एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का स्टॉपेज नहीं होने पर रोष जताते हुए सरकार से मांग की गई कि डोईवाला में एयरपोर्ट, सैन्य संस्थान, बीएसएफ, एसएसबी, बीआरओ और एसडीआरएफ मुख्यालय के साथ ही उत्तराखंड का नामी हिमालयन अस्पताल औद्योगिक क्षेत्र मौजूद है। ऐसे में वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ ही अन्य एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का स्टॉपेज डोईवाला नहीं होने पर डोईवाला की जनता ने रेल मंत्रालय से मांग करते हुए कहा कि सभी गाड़ियों का स्टॉपेज यहां होना चाहिए। साथ ही डोईवाला रेलवे स्टेशन के सामने राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय जूनियर हाई स्कूल, राजकीय इंटर कॉलेज के साथ ही आवासीय क्षेत्र मौजूद है, जिससे स्टेशन को पार करके कई छात्र छात्राओं व स्कूल के छोटे बच्चों के और क्षेत्र के लोगों को जाना पड़ता था। साथ ही स्टेशन से होकर के डोईवाला, प्रेमनगर, कुड़कावाला, हंसूवाला आदि क्षेत्रों के तमाम पैदल राहगीर यहीं से होकर के डोईवाला आते जाते हैं, जिसके चलते स्टेशन पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसीलिए डोईवाला स्टेशन पर ओवरब्रिज पुल की नितांत आवश्यकता है, जिसको लेकर के कई जनप्रतिनिधि व ग्रामीणों ने कई बार शासन प्रशासन से गुहार लगाई है, लेकिन आज तक शासन प्रशासन ने मांग पर ध्यान नहीं दिया है। क्षेत्र के व्यापारी और स्थानीय लोग बेहद ही नाराज हैं और मांग की अनदेखी पर बड़े आंदोलन की बात कह रहे हैं। ये वंदे भारत ट्रेन चली है, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं सरकार से ये बोलना चाहता हूँ, आप लोगों के मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो है इस खबर को केंद्र सरकार तक, रेलवे मंत्री तक पहुँचाया जाए।
क्योंकि यहाँ पर जो है ओवर ब्रिज का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो है मिडिल स्कूल भी है और इंटर कॉलेज भी है। इसमें जो है बच्चे आएंगे जाएंगे पार करेंगे तो इतनी स्पीड में चलने वाली ट्रेन दुर्घटना हो सकता है। हम वंदे मातरम ट्रेन का स्वागत करते हैं, पर इसका डोईवाला की जनता को तब लाभ है जब ये गाड़ी यहाँ पे डोईवाला में इसका स्टॉपेज हो और यहाँ के लोगों को भी इसका लाभ मिले। और हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं वंदे भारत ट्रेन का। गाड़ियों को स्टॉपेज यहाँ डोईवाला में नहीं हो पा रहा है, जिससे डोईवाला की लोकल पब्लिक को बड़ा दिक्कत करनी पड़ती है, जिससे देहरादून जाना पड़ता है। बहुत सी गाड़ियों को स्टॉपेज डोईवाला में नहीं है सर। और ट्रेन चलनी चाहिए, विकास तो होना चाहिए, पर ओवर ब्रिज बनना चाहिए। एक निवेदन मेरा और है सर कि ये डोईवाला में तो ट्रेन चलती है पर रुकती कम है यहाँ पर ट्रेन। जैसे स्टॉपेज नहीं, स्टॉपेज होना चाहिए। ये गढ़वाल कुमाऊं का सेंटर है, कुमाऊं से काठगोदाम ट्रेन जो चलती है यहाँ पर स्टॉपेज होना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है सर। गंगोलीहाट विधानसभा की भाजपा विधानसभा कार्य समिति की बैठक विकासखंड बेरीनाग में सभागार आयोजित हुई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी मौजूद रहे। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ ही महाजनसंपर्क अभियान 2023 को लेकर के चर्चा की। साथ ही कार्यक्रम के तहत विधानसभा और मंडल बूथ स्तर पर होने वाले अनेकों कार्यक्रमों की तैयारी के संबंध में कार्यकर्ताओं के साथ विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाए। साथ ही बैठक में जन कल्याण के लिए समर्पित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के सफलतम 9 वर्ष पूर्ण होने पर 30 मई से 30 जून तक चलने वाले विशेष जनसंपर्क अभियान जानकारी दी। बैठक में विधायक फकीर राम और भाजपा जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी ने कहा कि सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव में जुटने का आह्वान किया और देश को विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए हम सभी की जिम्मेदारी मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की है। इसके सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होना होगा। इस मौके पर 5 मंडलों के पदाधिकारियों सहित मौजूद थे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुड़की के राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान सभागार में मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा ने अपीलीय अधिकारियों व सूचना अधिकारियों के साथ ही समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस दौरान आम जनमानस द्वारा मांगी जाने वाले सूचनाओं को आसान बनाने व लंबित सूचनाओं को जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए। मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा ने बताया कि सूचना का अधिकार आम जनता का अधिकार है। सभी विभागीय सूचना अधिकारियों के साथ सूचना के संबंध में चर्चा की गई है और उनसे जानकारी ली गई। उन्होंने बताया कि पिछले 1 या 2 साल में जो भी कार्य उनके द्वारा किए गए हैं उनके बारे में भी सभी से जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की कुछ शंकाएं भी थी जिन्हें बैठक के दौरान निस्तारित किया गया था। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि लोगों को सूचना सही समय पर दी जाए और सूचना देने में किसी तरह की देरी ना की जाए। रुड़की में आज जितने भी अपीलीय अधिकारी हैं और लोक सूचना अधिकारी हैं उनके सबके साथ रिव्यू मीटिंग की है। पिछले 1 या 2 साल में उन्होंने जो काम किया है उन्होंने उसके बारे में बताया और जितना भी डिस्पोजल हुआ है उसके बारे में बताया। प्रथम अपील केसेस में किसको कितनी मिली और कितना डिस्पोजल हुआ है और उनके कुछ शंकाएं थी, उनके कुछ डाउट्स थे, तो हमने उनको क्लेरिफाई किया है कि भाई किस तरह से करना चाहिए जहाँ पे, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा क्या है कि लोगों को सूचना जो है वो सुसमय दिलवाई जाए। तो उसके लिए हमने सब लोगों से अपील की है। यहाँ पे बाय एंड लार्ज हम कहेंगे कि भाई जो है कि सूचना टाइम पे दी गई है, जहाँ जहाँ पे डिले हुई है। कोलकाता से काशीपुर पहुंची तूफानगंज की विधायक भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मालती राबा राय ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि महिलाओं की 50% भागीदारी देश और प्रदेश की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए महिलाओं को स्वावलंबी होना चाहिए और अपने अधिकारियों के प्रति जागरूक होना नितांत आवश्यक है।
महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बाजपुर रोड स्थित द्रोड़ा सागर परिसर में आयोजित योग साधना शिविर का दीप प्रज्वलित करके विधिवत उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से रूबरू हुई। उन्होंने पौराणिक शहर काशीपुर को बेहतर बताया। कहा कि भाजपा सरकार अकेले काशीपुर को नहीं वरन समूचे उत्तराखंड राज्य को विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जाने के लिए सतत प्रयत्नशील है। उन्होंने माना कि राजकीय चिकित्सालय काशीपुर में सुविधाओं का अभाव है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि भविष्य में केंद्र व प्रदेश सरकार उत्तराखंड राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से महिला सशक्तिकरण पर बल दिया जाने को भी महत्वपूर्ण करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि काशीपुर आने का एकमात्र उद्देश्य भाजपा महिला मोर्चा के बूथ से लेकर के जिले व प्रदेश स्तर तक के संगठन को मजबूत करना है। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने भी ये भी कहा कि उन्होंने 4 विधानसभा क्षेत्र में प्रवास के दौरान संगठन से जुड़ी महिलाओं को सशक्त करने के लिए जरूरी रायशुमारी की है। तहसील बाजपुर तथा तहसील गदरपुर में महिला मोर्चा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में तूफानगंज की विधायिका ने प्रतिभाग करते हुए महिलाओं को टिप्स देकर के उनमें ऊर्जा का प्रवाह किया। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने जनजाति के परिवारों से भी मुलाकात की। इसके साथ ही क्षेत्र की आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के अलावा वरिष्ठ महिलाओं ने वोटरों से भी मिलकर के उनका पक्ष जाना। जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा काशीपुर उमा जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव का इंतजार नहीं करती है, उसकी तैयारियां पहले से ही होती हैं। भाजपा सरकार में मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि जल्दी महिलाओं को बूथ वाइज नियुक्त किया जाएगा और घर घर उनको जोड़ा जाएगा। तो हॉस्पिटल में मेरा टीम से उमा जोशी जी, रश्मि जी, जिला महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष है, महिला मोर्चा का प्रभारी है काशीपुर जिला में। हॉस्पिटल से विजिट करना है। यह से बहुत बड़ा जो हॉस्पिटल है, पुराना भी हॉस्पिटल है। बहुत पेशेंट आते थे, ट्रीटमेंट हो जाते थे। डॉक्टर भी अच्छा है, स्टाफ भी अच्छा है, ब्लड बैंक है। बहुत पेशेंट आते थे, ट्रीटमेंट होगा। और कुछ चाहिए, बहुत सिस्टम में ट्रीटमेंट चल रहा है और डॉक्टर चाहिए हॉस्पिटल का। G20 शिखर सम्मेलन के सेकेंड एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग के बाद स्मार्ट विलेज ओनी गांव का विदेश मेहमान करेंगे भ्रमण। ओनी गांव को आधुनिक सुविधाओं से तैयार किया गया है। विकास मॉडल के रूप में विदेशी मेहमानों को दिखाया जाएगा। वहीं ओनी गांव एंकर लिंक ऋषिकेश में 25 से 27 मई तक 3 दिवसीय G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें कई देशों के प्रतिनिधि भ्रष्टाचार सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। G20 समेत समापन के उपरांत विदेशी मेहमानों को स्मार्ट विलेज के रूप में डेवलप किया गया है। ओनी गांव का भ्रमण कराया जाएगा। ओनी गांव जो कि टिहरी जिले के नरेंद्र गांव तहसील में है, जिसे उत्तराखंड सरकार ने आधुनिक तरीके से विकसित किया है। ओनी गांव में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, आंगनवाड़ी, स्कूल, पंचायत पर सहित पूरे गांव को एक विकास मॉडल के रूप में तैयार किया है, जिससे विदेशी मेहमान को ओनी गांव में भ्रमण के दौरान उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता, अध्यात्म, उत्तराखंडी भोजन के साथ ही विकास मॉडल की झलक दिखाई जाएगी, ताकि विदेशी मेहमान उत्तराखंड की सुंदर छवि अपने दिलों में ले जाकर के अपने देश ले जाएं। 3 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन ऋषिकेश के नरेंद्र नगर में चल रहा है, जहां पर विदेशी प्रतिनिधि है वो यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं। और इस शिखर सम्मेलन के बाद ओनी गांव में वो यहाँ आकर भ्रमण करेंगे। हम ओनी गांव में मौजूद है। यहाँ पर ओनी गांव को पूरी तरह से एक स्मार्ट विलेज के रूप में डेवलप किया गया और स्मार्ट विलेज को यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। उन जो विदेशी मेहमान यहाँ आएंगे वो ये स्मार्ट विलेज को भी देखेंगे और यहाँ पर आकर के वो म्यूजियम देखेंगे। यहाँ पर आकर के जो फॉरेस्ट का जो आधुनिक जो बैम्बो से बने हुए
उत्पाद हैं वो देखेंगे और प्राकृतिक सुंदरता यहाँ पर बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए पंचायत भवन बनाया गया, पंचायत भवन को भी यहाँ पर पूरी तरह से आधुनिक किया गया है और उसके साथ साथ आंगनवाड़ी आधुनिक है। जहाँ पहले बच्चे आंगनवाड़ी में पढ़ने के लिए नीचे बैठते थे, दरी पर बैठते थे, वहीं अब आधुनिक कुर्सियाँ और मेज़ लगाई गई हैं, झूले लगाए गए हैं। साथ ही यहाँ पर जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के जो कार्यालय है वहाँ पर भी एक संग्रहालय बनाया गया है, जिसके ज़रिए जो फॉरेस्ट में जो बैम्बू है उनके द्वारा निर्मित जो सामान है वो यहाँ पर उनको दिखाए जाएंगे और उसके साथ ही साथ पूरे गांव को यहाँ पर पूरी तरह से विकसित किया गया है। कहा जाए तो ये ओवरऑल औनी गांव एक स्मार्ट विलेज के रूप में उन तमाम विदेशी मेहमानों को दिखाया जाएगा जो शिखर सम्मेलन G20 में हिस्सा ले रहे हैं और उसके बाद यहाँ से भ्रमण करने के बाद अपने अपने देश में जाएंगे तो एक सुंदर छवि उत्तराखंड की लेकर जाएंगे। औनी गाँव से बसंत कश्यप, के न्यूज़ इंडिया। मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इसी कड़ी में उत्तराखंड पहुंची कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर एमी याग्निक ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। एमी याग्निक ने कहा कि सरकार 9 साल पूरे होने का जश्न मनाए, लेकिन कांग्रेस ने सवालों का भी जवाब दे। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में करोड़ों युवाओं का रोजगार छीनने में मोदी सरकार विश्व गुरु बन गई है। ऐसा क्यों है कि देश में महंगाई है और बेरोजगारी आसमान छू रही है? ऐसा क्यों है कि पिछले 9 सालों में किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई? ऐसा क्यों है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए LIC और SBI में जमा जनता के खून पसीने की कमाई को दांव पर लगा दिया गया? ऐसा क्यों है कि भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है? आपके पास जो माहिती है वो सही बात है कि 170 हमने जो प्रश्न पूछे हैं उनको, वो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और मित्रवाद, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय और जो सद्भावना सामाजिक देश में जो है बनाई जो व्यवस्था थी उसका जो भंग हुआ है और उसका नजरअंदाज हुआ है और जो भ्रष्टाचार बढ़ गया है और किसानों के साथ उनका जो वादा किया था MSP का और उनके साथ जो बैठ के समझौता करने के बाद जो उसका कमेटी का गठन होने के बाद जो आगे बात ले जानी थी वो नहीं हुआ है। और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात जो बॉर्डर पे चीन का जो हमारे वहाँ बॉर्डर पे जो आक्रमण हुआ है, जमीन पे वो आ गए हैं, उसके लिए सवाल पूछा है। कोरोना में जो मिसमैनेजमेंट हुआ और लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया, इतना डेटा होने के बाद और जो हर जगह महंगाई बढ़ गई है, तो ये अर्थव्यवस्था की बातें की है। और हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लोकतंत्र के बनाए गए जो इंस्टीट्यूशंस है वो कमजोर किए गए हैं और हमारा जो सोशल फैब्रिक है, जैसे हमारे दलित, वंचित, महिला, उनको जो उत्पीड़न हो रहा है उसका नजरअंदाज करके प्रधानमंत्री जी बिल्कुल चुप है, जवाब नहीं दे रहे हैं। उसके सारे सवाल हमने लक्सर के पथरी में काठा पीर के मेले के आयोजन में इस बार प्रशासन की चाका-चौबंद व्यवस्था के बीच CSAF को तैनात किया गया है, जहां मेले परिसर में कानून व्यवस्था बनाने में पुलिस प्रशासन के साथ ही AHC की एक बटालियन के साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर के लोगों की सहायता करेगी। आपको बता दें कि आगामी 2 जून से होने वाले काठा पीर मेले में दूर दराज से करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की तैयारी काठा पीर परिसर में चल रही है। ये मेला 1 हफ्ते तक चलता है। मेले में दूसरे प्रदेशों से लोग नुमाइश देखने आते हैं, जिसमें इस बार CSAF उत्तर प्रदेश की तर्ज पर लोगों की सहयोगी बनेगी, जहां लोगों को कोई दुर्घटना होने पर उनको प्रथम उपचार के साथ ही निःशुल्क मेडिकल कैंप लगा करके मेडिसिन उपलब्ध कराएगी। वहीं मेला कमेटी की ओर से भी डायरेक्टर वारिस अहमद ने बताया कि इस बार कुछ लोग मेले में हुड़दंग करने व नशा कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई होगी, जिसको लेकर के मेला अधिकारी को पत्र भेजा गया है ताकि मेले में कानून व्यवस्था बनी रहे। जैसे कि पिछली बार भी मेले का टेंडर हमें ही मिला था और उसमें हमने कुछ व्यवस्था कम देखी थी, तो इस बार हमें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था बनाने की और करने की ज़रूरत है। और मैं प्रशासन को और शासन को भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे से, क्योंकि ये मेला और ये जो काठे वाले बाबा सामुम्मन सरकार, यहाँ पर करोड़ों लोगों की आस्था, करोड़ों लोग इस मेले में आते हैं और इस मेले की जितनी अच्छी
पिछली बार व्यवस्था थी उससे भी और अच्छी व्यवस्था बनाई जाए। हमारी जो टीम है वो सबसे पहले तो हमारी टीम मेडिकल फैसिलिटी विजिटर्स को देगी, यानी यहाँ पे जितने भी विजिटर्स आएंगे, अचानक से किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है या कोई प्रॉब्लम उसको हो जाती है, तो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमारी टीम यहाँ पे उसको ऑन द स्पॉट फर्स्ट एड देगी। और उसके अलावा हमारी टीम के जितने कमांडर्स की ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है, 7 से 8 लोग हमारे यहाँ पे होंगे, करीब 5 बाइकें चल रही है और इन 5 बाइकों के 7 से 8 लोग कमांडर्स यहाँ पे हमारे ड्यूटी करेंगे। वो पूरी मेले की व्यवस्था को देखेंगे, कोई किसी तरह का हुड़दंगबाजी ना हो। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रामनगर में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से धार्मिक संरचनाओं में के निर्माण एवं अतिक्रमण तोड़ने को लेकर के विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजित की गई। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में डर और भय का माहौल बनाकर के जनता का उत्पीड़न कर रही है। सिंचाई विभाग, वन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग अपनी जमीनों से अतिक्रमण हटाना चाहता है तो पहले वो सक्षम न्यायालय में वाद दायर करे और न्यायालय के आदेश के बाद ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करे। उसमें पशु डाले जा रहे हैं, जो मकान तोड़ने का है, जो मकान यही है वो अधिकार विभाग को नहीं है, वो उस प्रकरण को सक्षम न्यायालय में ले जाएगी। न्यायालय उसमें जुर्माना 50,000 तक का अधिकतम है या 6 महीने। चीजें अभी कही हैं मैंने, कुछ लोग बाद में के विभागों द्वारा जिस तरह से डर और भय का माहौल पूरे प्रदेश में फैलाया जा रहा है और जो कार्रवाई की जा रही है, हम ये कहना चाहते हैं वो विधि सम्मत नहीं है। सिंचाई विभाग जो धारा 70 के तहत नॉर्दर्न इंडिया कैनाल ड्रेनेज एक्ट 1873 के तहत नोटिस दे रहा है धारा 70 में, वो धारा 70 अवैध निर्माणों के बारे में, खासतौर पर आवासों के बारे में कुछ नहीं कहती है। उसमें है कि अगर नहर का पानी कोई रोक रहा है, उसको बहने की नहीं दे रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। अगर नहर में कोई गंदगी डाल रहा है, कूड़ा डाल रहा है, जानवर डाल रहा है, गाड़ी धो रहा है तो उसको तोड़ने के लिए एक या हटाने के लिए या नियमित करने के लिए एक कमेटी है जो जिलाधिकारी के अध्यक्षता में होगी। चीज़ें अभी कही हैं मैंने, कुछ लोग बाद में आए हैं। इसमें पहली बात मैंने कही थी कि सिंचाई विभाग ने जिलेदारों के दस्तखत से जो धारा 70 के नोटिस दिए हैं वो नहर में या उसमें गंदगी डाली जा रही है या उसमें पशु डाले जा रहे हैं या जो मकान तोड़ने का है, जो मकान इनके द्वारा तोड़े गए हैं, वो अधिकार विभाग को नहीं है, वो उस प्रकरण को सक्षम न्यायालय में ले जाएगी। न्यायालय उसमें जुर्माना 50। अब सीधे ले चलेंगे आपको दिल्ली, जहां पर पीएम मोदी सिंगोल को भेंट कर रहे हैं। वे अधीनम के महंत तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संतों का आशीर्वाद लिया, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। ये खास तौर पर अधीनम के ये संत, ये महंत, ये पुजारी खास तौर पर कल के आयोजन के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल के आयोजन से पहले आज शाम उनसे मुलाकात की, उन सभी संतों से, उनसे आशीर्वाद लिया, उनका सम्मान किया। प्रधानमंत्री को इन संतों ने भेंट दी। सेनेगल की भी के लिए उपहार ये संत लेकर आए थे, तो ये सेनेगल प्रधानमंत्री को समर्पित किया गया। इस सेनेगल का खास तौर पर ऐतिहासिक और पारंपरिक महत्व है और हाल के दिनों में ये सेनेगल विशेष चर्चा में है क्योंकि नए संसद भवन में इसे स्थापित किया जाना है। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, उस समय भी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह सेनेगल सौंपा गया था, लेकिन उसके बाद से इसकी विशेष चर्चा नहीं रही। लेकिन हाल के दिनों में इसकी विशेष चर्चा है और ये सेनेगल की प्रतिस्थापना
की जाएगी नए संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही। तो प्रधानमंत्री ने भी संतों का सम्मान किया और संतों ने प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया। तमिलनाडु के अधीनम, खासतौर पर तमिलनाडु में जो अधीनम हैं, ये शैव मठ की परंपरा से आते हैं और इनकी एक लंबी परंपरा रही है तमिलनाडु में, भारतीय संस्कृति में। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से संतों द्वारा पीएम मोदी को सेंगोल भेंट की जा रही है। मंत्रोच्चारण के बीच पीएम मोदी को सेंगोल दी जा रही है। आपको बता दें कि सेंगोल आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री को भी सौंपी गई थी। उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपी गई थी। उसके बाद ये सेंगोल काफ़ी चर्चा में नहीं रही, लेकिन हाल के दिनों में सेंगोल काफ़ी चर्चा में रही है। आपको बता दें कि संतों ने मंत्रोच्चारण के बीच करते हुए प्रधानमंत्री को ये सेंगोल सौंपी है। प्रधानमंत्री को मंत्रोच्चारण के बाद संतों ने आशीर्वाद दिया, उनको भेंट की अलग अलग तरह से। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आपकी तस्वीरों में संतों द्वारा पीएम मोदी को सेंगोल भेंट की जा रही है, उनको दिया जा रहा है। मंत्रोच्चारण के बीच संतों द्वारा ये ऐतिहासिक सेंगोल सौंपी जा रही है। इसके बीच आपको बता दें कि कल 28 मई को नए सदन का उद्घाटन किया जाएगा। उस दौरान भी ये संत वहां पर मौजूद रहेंगे। ये ऐतिहासिक सेंगोल देते वक्त पीएम मोदी गौरव महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से वो भी संतों का स्वागत और सम्मान कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पीएम मोदी को ये ऐतिहासिक सेंगोल सौंपी जा रही है। ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है एक प्रधानमंत्री के लिए भी। तो प्रधानमंत्री सम्मानित करते हुए संतों को, और संतों ने भी प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया। जो सेंगोल है वो भी प्रधानमंत्री, हम आपको बता दें कि प्राचीन भारत के समृद्ध गौरव का प्रतीक है ये सेंगोल, जिसकी स्थापना नए संसद भवन में अध्यक्ष के आसन के समीप की जानी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।